मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि अगला टॉपिक हमारा क्या है, कूलम्ब्स लॉ फॉर 3 और मोर देन 3 चार्जेस। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कल तक क्या पढ़ा है। हमने अभी तक पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन, अबाउट चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हमने अभी तक 2 चार्जेस के लिए देखा था। वो कूलम्ब्स लॉ भी क्या था कि 2 चार्जेस, चाहे वो लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो, उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो किससे निकालते हैं हम, कूलम्ब्स लॉ से। बट क्या हुआ जब चार्जेस 3 या 3 से ज़्यादा हो, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आपको बोर्ड्स के बहुत सारे पेपर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं 3 चार्जेस के लिए किस टाइप से कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगा। एज्यूम करते हैं हम कि 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 है और एक चार्ज है Q0। Q0 पे लगने वाला फोर्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक प्लेन दिया XY। इस XY प्लेन में 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 प्लेस हैं, जिनके पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड R3 वेक्टर है। अब यहां पे एक नया चार्ज Q0 प्लेस कर देते हैं, या सिंपल बोले तो Q प्लेस कर देते हैं। तो इस Q पे लगने वाला नेट फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। कैसे देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ 2 चार्जेस के लिए अगर देखें हम, तो Q1 इस Q पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि जितने भी चार्जेस हैं सब लाइक चार्जेस हैं, या तो पॉजिटिव हैं या फिर सब नेगेटिव। नेगेटिव चार्जेस में नेगेटिव साइन की दिक्कत आएगी, इसलिए हम सब मान चलते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो Q1 इस Q पे रिपल्शन का फोर्स देगा। एज्यूम करते हैं कि Q पे Q1 के कारण लगने वाला फोर्स Q1, ये Q किस डायरेक्शन में जाएगा, इधर, ठीक है। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर। तो Q1 इस Q को इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन में भेजेगा, और ये फोर्स हम मान लेते हैं F1 है। सिमिलरली ये Q2 चार्ज इस Q चार्ज को इन दोनों चार्ज पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाउंग रिपेल करेगा। तो Q2 के कारण लगने वाला फोर्स एज्यूम कर लेते हैं Q F2 है। सिमिलरली Q3 चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स ये होगा F3। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमको ये बताता है कि आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपका अप्लाई कर दो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये होता है कि एक ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे अगर डिफरेंट टाइप के फोर्सेस वर्क कर रहे हो, तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको उन सबको वेक्टरली सम कर देना है, या सिंपली सम कर देना है। कैसे, एज्यूम कर लेते हैं कि नेट फोर्स Q पे F है, तो F कितना होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3। ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, 3 से ज्यादा चार्जेस भी हो सकते हैं। अभी हम ओनली 3 चार्जेस ले रहे हैं, बाद में फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स F1, F2, F3 कैलकुलेट करें। तो F1 कल हमने देखा था कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपॉन, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आपको डिस्टेंस कैसे लेनी है। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा काम करते हैं कि इस Q चार्ज को Q0 चार्ज बोल देते हैं, ताकि आपको डिस्टेंस मेजर करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस कितनी लेंगे, ये F1 फोर्स जो है, F1 फोर्स कहां से लगना स्टार्ट हो रहा है, Q1 से, और कहां की तरफ लग रहा है, Q0 की तरफ। तो डिस्टेंस किसे लेंगे, R1 से लगना स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 1, एंड नॉट की तरफ आ रहा है, इसलिए नॉट का मॉड्यूलस स्क्वायर, ये हो गया फोर्स। और डायरेक्शन हम कहां लेंगे, ये डायरेक्शन, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए
ये O पॉइंट है, तो अलॉन्ग AO प्लस F2 वेक्टर की बात करें तो F2 वेक्टर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F2 फोर्स Q2 चार्ज के कारण आ रहे हैं, इसलिए Q2 किस चार्ज पे निकाल रहे हैं? Q0 पे, इसलिए Q0। डिस्टेंस कैसे लेंगे अपन? डिस्टेंस लेंगे R2 नॉट वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर। अगर आपको फिर भी यहाँ पे डायरेक्शन में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्शन मैंने कल आपको बताया था यूनिट वेक्टर कैसे लगता है। यहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है, तो आप यहाँ पे 10 लिख के भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यूनिट वेक्टर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? R2 नॉट यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब F3 फोर्स Q3 चार्ज के कारण है, ये रहा Q3 चार्ज, तो Q3 Q0 अपॉन R3 नॉट वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर R3 नॉट। इस टाइप से हो गया। और मान लो n चार्जेस होते हैं तो डैश 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 अपॉन R वेक्टर n नॉट मॉड्यूलस स्क्वायर n नॉट यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो F वेक्टर इक्वल टू, इनमें से अब हम देखें कुछ कॉमन आ रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब जगह कॉमन है। Q0 चार्ज भी सब जगह कॉमन है, तो Q0 भी बाहर ले लिया, क्योंकि Q0 चार्ज पे ही तो नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं, तो इसलिए Q0 सब में कॉमन आएगा। अब देखें हम क्या बचा। यहाँ पे ये वाली चीज बाहर आ चुकी है, Q0 बाहर आ चुका है। Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R10 वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर R10 प्लस इस केस में क्या बचेगा? Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 नॉट वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर R2 नॉट यूनिट वेक्टर प्लस Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब जगह कॉमन आ चुका है बाय मिस्टेक। Q3 अपॉन R3 नॉट वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर R3 नॉट, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे हम देखें ये टर्म प्लस ये टर्म प्लस ये टर्म, इन टर्म्स में यहां सब जगह चार्ज है, बट चार्ज का नंबर चेंज होता जा रहा है 1 2 3। यहाँ पे सब जगह यूनिट वेक्टर है 1 2 3, ये चेंज होता जा रहा है, बाकी 0 सब जगह सेम है। तो हम इसको समीशन की फॉर्म में अगर लिखना चाहें शॉर्ट फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हैं? F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 समेशन Q, ओनली Q लेना है क्योंकि ओनली ऊपर Q रिपीट हो रहे हैं। अब Q के साथ नंबर कौन चेंज हो रहे हैं? ये 1 2 3, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एक नंबर है I की वैल्यू कभी 1 होगी, कभी 2 होगी, कभी 3 होगी, अपॉन R वेक्टर 1 2 3 चेंज हो रहा है, तो जो चीज चेंज हो रही है वहां पे I नॉट सब जगह सेम है नॉट। तो यूनिट वेक्टर की बात करें तो R I नॉट यूनिट वेक्टर, तो ये हमारी हो गई समेशन फॉर्म या एडिशन की फॉर्म सिंपल वे में। अब यहाँ पे I की वैल्यू कहां से कहां तक है, तो यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके और I की वैल्यू कहां तक थी? 3 तक। एंड अगर चार्जेस n होते तो हम उस फोर्स को किस फॉर्म में लिखते हैं? ये तो 3 चार्जेस के लिए, n चार्जेस के लिए F की वैल्यू होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 समीशन I इज इक्वल टू 1 से लेके I इज इक्वल टू n QI अपॉन RI नॉट R यूनिट वेक्टर I नॉट, ये हमारी वेक्टर फॉर्म हो गई।
अब 2 चार्जेस के लिए अगर न्यूमेरिकल आया तो वो सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3 या फिर 3 से ज़्यादा चार्जेस अगर आ गए और उनमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना पड़ा तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि बुक का एग्जाम्पल ही है, देखते हैं किस टाइप से होता है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करना चाहते हैं कि क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, बुक का एग्जाम्पल ही है। इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है L। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पे 3 चार्जेस प्लेस हैं, Q1, Q2, Q3। इन तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है जो कि कितना है Q। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे एक चार्ज Q प्लेस्ड है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सेंट्रॉइड टर्म पता होनी चाहिए क्या होता है। सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, बट हम उसमें नहीं जाएंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये Q1 चार्ज इस Q पे एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। कौन सा फोर्स लगाएगा? Q1 इस Q पे फोर्स लगाएगा F1। हमने भी डेरिवेशन में भी यही कहा था कि ये वाला चार्ज F1 फोर्स लगाएगा। Q2 चार्ज कितना फोर्स लगाएगा? F2। और Q3 चार्ज कितना फोर्स लगाएगा? F3। सॉरी, ये F2 है और ये F3 है। ये तीनों फोर्स हो गए, F1, F2, F3। अब अगर हम देखें इस वर्टिस से इस लाइन को ज्वाइन करें, क्योंकि ये सेंट्रॉइड है तो ये वाली लाइन आएगी आगे चल के मीडियन का ही काम करेगी। एज्यूम कर लेते हैं कि कौन सा पॉइंट है? D पॉइंट है। अब इसको देखते हैं, ये सेंट्रॉइड है तो अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमको AD की वैल्यू पता होगी तो हम इसकी वैल्यू भी पता कर सकते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O। तो AD कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन को देखते हैं। ये वाली लाइन की लेंथ L है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करना है। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। एक बात हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों एक ही लाइन काम करती है, तो AD यहाँ पे एल्टीट्यूड पे होगा और AD मीडियन भी होगी। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो इसको हम 30 बोल सकते हैं। ये फाइंड आउट करनी है, ये गिवन है परपेंडिकुलर बेस, सॉरी हाइपोटेनियस बेस। तो बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो कॉस देगा हमको, कॉस 30 इक्वल टू AD अपॉन AB। AD कैलकुलेट करने के लिए AB को ले जाते हैं उधर, AD इक्वल टू AB cos 30। cos 30 की वैल्यू तो तुमको पता ही है, बोलो, अरे बोलो ना। L तो AD हमको मिल गई है √3L/2। अब AD हमको मिल गई है तो हम AO फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? हाँ, तो AO जो होगी वो कितना होगा? 2/3 ऑफ AD। ये मैंने आपको बताया था कि ये अगर 2 है तो ये कितना होगा? 1। 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम 3 अगर इक्वल पार्ट्स डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स यहाँ पे आ गए, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स ले लिए। टोटल पार्ट्स कितने थे? 3। किसके किए थे टोटल 3 पार्ट्स? AD के। तो 2/3 ऑफ AD। तो AO इक्वल टू 2/3 √3L/2। तो AO हमारा हो गया L/√3। अब जो हमारी लेंथ AO की होगी वही लेंथ BO की होगी और वही लेंथ CO की होगी। तो हम बोल सकते हैं AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू कुछ नहीं L/√3।
अब हम तीनों फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तीनों फोर्स की वैल्यू इक्वल होगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 वेक्टर। अच्छा, हम F1 को अलग निकाल लेते हैं, F2 F3 को अलग निकाल लेंगे, तो डायरेक्शन सबकी डिफरेंट है, तो हम वो हम वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ना Q, क्योंकि Q1 की वैल्यू Q ही है, और डिस्टेंस कितनी होगी AO की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी, L/√3 उसका स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी अलोंग AO, A से O की तरफ। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो F1 वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट √3 का स्क्वायर होगा, तो 3 जाएगा ऊपर, यहाँ आ जाएगा 3 Q वैड में L स्क्वायर। हम AO वेक्टर को या इसके अलोंग AO डायरेक्शन को नाम दे देते हैं R यूनिट वेक्टर। एज्यूम दैट सिमिलरली F2 की डायरेक्शन निकालें तो F2 इधर होगा और F3 इधर होगा। अब हम देखें दो फोर्सेस, एक इधर की तरफ अप्लाई हो रहा है और एक इधर की तरफ अप्लाई हो रहा है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इनका रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम लॉ से निकालते हैं। पैरेललोग्राम लॉ तो ये बोलता है कि इसके पैरेलल एक वेक्टर इधर और इसके पैरेलल एक वेक्टर इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमको ये बताएगा कहाँ की तरफ, जस्ट ऊपर की तरफ। तो F2 और F3 का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से निकाल दोगे। पहले हम ये कर लेते हैं, F2 और F3 भी लिख देते हैं एक बार, 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L स्क्वायर अलोंग BO एंड F3 की वैल्यू होगी 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L स्क्वायर अलोंग CO। अब क्या होगा कि F2 और F3 दो फोर्सेस हैं और दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री का है। 120 डिग्री है कैसे, ये एंगल 30, ये एंगल 30 60, तो ये 120 हो गया। 120 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 120। तो पैरेललोग्राम लॉ से हम इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैं आपको सीधा बता देता हूँ, √F इक्वल टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा आपका 120 हो जाएगा। तो यहाँ से F2 और F3 का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो वो रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 वही आएगा जो ये वैल्यू है, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। Q/L स्क्वायर अलोंग OA। हमने AO डायरेक्शन को क्या नाम दिया, AO डायरेक्शन को नाम दिया R यूनिट वेक्टर, तो OA को नाम देंगे -R यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन ही चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड तो चेंज होता नहीं यूनिट वेक्टर का। तो 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L स्क्वायर। अब हम देखें कि एक फोर्स ये था और इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ये था। तो नेट फोर्स हम कैलकुलेट करें, नेट फोर्स पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, नेट फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसको आप भी एक बार सॉल्व करें और देखें होता है या नहीं होता है। बुक में उनके एग्जाम्पल दे रखें, न्यूमेरिकल से रखें। क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इसको बताएं।